हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है बुढ़ापे का अकेलापन। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर कहानी की सूचना आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुमन जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 साल पहले ही रिटायर हुई थी और खुशी से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से सुमन जी अंदर तक टूट गई थी। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई आ गई। उनका जीवन एकदम बदल सा गया था। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनकी 40 वर्ष की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई और छूट गए वे आस पड़ोसी भी जो हर सुख दुख में साथ रहा करते हैं। महानगर के पार्क में बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी हुई सुमन जी विचारों में खो गईं। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे तो कुछ लोग योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना ज़माना याद कर रहे थे। लेकिन सुमन जी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। तभी अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई दी, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सुमन जी ने देखा कि लगभग 60 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी ने पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ना चाहते हुए भी सुमन जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम राजेश है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ते चले जाना ही ज़िंदगी का नाम है। ऐसा कहते हुए वे बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने के लिए चले गए और सुमन जी जाने के बाद मन ही मन सोचने लगी, जिसकी ज़िंदगी में दुख ही ना हो उन्हें तो ज़िंदगी खूबसूरत ही लगेगी। ज्ञान तो हर कोई देता है, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है ये तो हम ही जानते हैं। सुमन जी हर रोज़ पार्क आने लगी और लगभग हर रोज़ राजेश जी से नमस्ते राम राम हो जाती थी। राजेश जी ने एक दिन पूछा कि क्या आप बाहर से आई हैं, तो सुमन जी बोली, दरअसल मैं पहले कानपुर में रहती थी, बेटा बहू नौकरी करते हैं। महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद हैं, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ लेकर आए हैं। पति के देहांत के बाद मैं कानपुर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटी का ससुराल भी यहीं मुंबई में है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा, ये सोचकर यहाँ चली आई। फिर राजेश जी बोले, मुंबई शहर में आपका स्वागत है, चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल पार्क में बुजुर्ग लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते हैं, बतियाते हैं, कभी कभी भजन गाते हैं, तो कभी कभी पुराने गाने गुनगुनाने लगते हैं, तो कभी जन्मदिन मनाते हैं, तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर सुमन जी को खुशी हुई और ग्रुप में शामिल होने के लिए इच्छा जताई। राजेश जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई। लेकिन सुमन जी को ये देखकर हैरानी हुई। तभी सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर सुमन जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज़ सुबह शाम वह उन लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बताया करती थी। माँ की उन लोगों के साथ मेलझोल की बात सुनकर उनकी बेटी बहुत खुश हुई। एक दिन सुमन जी ने नोट किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े हैं, परंतु सब लोग चुस्त और तंदुरुस्त हैं और अपने आप को अप टू डेट करते रहते हैं। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। ये सोचकर बाजार जाकर
हेयर कलर ख़रीद ले आईं और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ये हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही पार्क जाने के लिए वे बाहर निकली, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर उसका मुँह खुला का खुला रह गया और बोली, ये सब क्या है माँ जी। उसने झट से अपने पति को आवाज़ लगाई और बोली, देखिए तो ज़रा आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को। ये क्या सजने संवरने की उम्र है। जैसे ही बेटे की नज़र उनकी ओर गई तो मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी ये सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर सुमन जी का दिल टूट गया और वे चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्ज़ी से पहनती है, खाती है, आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है, बड़े शहरों में मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोच लिया तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय सुमन जी उठी और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए पार्क चली गईं। अब सुमन जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन थी, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था जिससे आज तक वे अपने बेटे बहू को देती आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में सभी बहुत सी सहेलियां बन गई थी। उनके साथ बाजार जाकर वे अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद लेकर आईं। लेकिन बहू को ये सब खटकने लगा और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं, कितना फालतू खर्चा करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। इनके आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर सुमन जी का बेटा उनके पास गया और कहने लगा, माँ जी इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए। उसकी ये बात सुनकर सुमन जी हैरान रह गईं। उनकी बहू बोली, अरे इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है। पार्क क्या जाने लगी, आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गईं। उसी समय सुमन जी बोली, बहू मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है, अब तुम मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते हो। जो करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। उनकी ये बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। सुमन जी पाक कला में बहुत निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर चली गईं और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन राजेश जी ने लेने से मना कर दिया। तो सुमन जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है। तो राजेश जी बोले, गाजर का हलवा तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड शुगर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर का बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर सुमन जी बोली, क्या आपके घर पर कोई नहीं है। इस पर राजेश जी कुछ नहीं बोल पाए। आँखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चल दिए। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन राजेश जी पार्क में नहीं आ रहे थे। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। सुमन जी को मन ही मन उनकी बहुत चिंता हो रही थी। बार बार उनका मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वे पार्क से निकली, उनके कदम खुद ब खुद राजेश जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उन्होंने उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके घर के दरवाजे पर जाकर दरवाजे की बेल बजा दी।
राजेश जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी सुमन जी को देखा तो वह चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुला लिया। उनकी ऐसी हालत देखकर सुमन जी हैरान रह गईं और बोली, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो राजेश जी बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। ये बात सुनकर सुमन जी को बड़ी बेचैनी हुई। इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और जब वे बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर सुमन जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया। राजेश जी ने बहुत मना किया लेकिन सुमन जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया उसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उन सबकी मदद से सुमन जी राजेश जी को डॉक्टर के पास ले गईं। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। सुमन जी सहित ग्रुप की 2 अन्य महिलाओं ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर सुमन जी दवाई की भी हिदायत देती रहीं। कुछ ही दिनों में राजेश जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन सुमन जी ने उनसे पूछ बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज सुमन जी की बात को राजेश जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वो भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है सुमन जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, पर वे खुशियां शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते राजेश जी का गला रुधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैंने अपने एकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहा था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, ये कहकर बेटा बहू निकले और बाद में पता चला कि हम जिस घर में रहते थे, अमेरिका जाने से पहले ही बेटे ने वे बेच दिया और ख़रीदारों से बोल कर गया था कि 2 महीने के बाद मकान खाली करवा लेना। उनके बाद फिर बेटा कभी वापस नहीं आया। फिर भरी आंखों से राजेश जी बोले, अगर मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता तो मैं सड़क पर आ गया होता। उसी पैसे से मैंने ये 2 कमरों का मकान ख़रीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते राजेश जी की आंखों से आंसू का झरना बह निकला। सुमन जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और आप ही ये बात भूल गए। इन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वे अपना सुख दुख बांट सकते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन सुमन जी पार्क गईं तो देखकर हैरान रह गईं। ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवा कर रखा था। जैसे ही वह वहां तक पहुंची, सब लोग ज़ोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो सुमन जी। सुमन जी को भी याद नहीं था आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। केक काट कर सभी ने मोबाइल में तस्वीरें ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी सुमन जी को तोहफे में दी। फिर सुमन जी
ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है? राजेश जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर सुमन जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो अपने पति से बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो, थैंक यू सो मच। तभी पति चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी सुमन जी पर फ्रेश होकर आई और बोली, ये साड़ी मेरी है बहू। तो फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इस साड़ी का क्या करेंगी? ये साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सुमन जी ने साड़ी उठा लिया और कहा कि बहू ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखती रह गई। फिर सुमन जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे ये तोहफा दिया है। ये बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन आज? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाती नहीं हो, इसलिए हमें याद नहीं रहा। उसी समय सुमन जी पुराने समय की यादों में खो गईं, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पूरा दिन रसोई में खड़ी होकर उनकी मनपसंद का पकवान बनाती थी और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती थी। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सासू माँ का ये परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब सुमन जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उसी समय बहू बेटा घर पर जल्दी आ गए। बहू की नज़र सासू माँ के फ़ोन पर पड़ी तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति को राजेश जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। बेटे को भी अपनी माँ में खोट दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही सुमन जी घर पर वापस लौटी तो बेटा बहू जैसे तैयार बैठे थे, उन पर बरसने को अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। सुमन जी हैरान रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, पुरुष और महिलाएं, लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई थी। फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? सुमन जी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर उनकी बहू के पास कोई शब्द नहीं बचा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही सुमन जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और धम से ज़मीन पर गिर गईं। उनके बाजू में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। बाजू पर प्लास्टर चढ़ाकर और दवाई देकर शाम तक उन्हें घर पर भेज दिया गया, लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया था। राजेश जी मैसेज करते तो वे किसी बात का जवाब नहीं देती, चुप पड़ी लेटी हुई आंसू बहाती रहती। काम वाली खाना बनाकर रख जाती और बेटा बहू रोज़ काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। सुमन जी को
उठने बैठने में भी कष्ट हो रहा था, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सभी सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के कोई समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियाँ। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी हुई सुमन जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। हंसी मजाक करते हुए सब ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया और हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब सुमन जी को चिंता होने लगी क्योंकि उनके बेटे बहू के आने का वक्त हो गया था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा बहू अंदर आ गए और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, मेरा घर है यह धर्मशाला, जिसे देखो मुंह उठाए चले आता है और मेरे सामने तो बड़ी दर्द का नाटक करती हैं और हमारे पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। बहू की बात सुनकर सुमन जी चुपचाप लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल है कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठा सके और आज अपमान के घूंट पीने पर मजबूर हो गई हूँ। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद सुमन जी का प्लास्टर उतार दिया गया। वे फिर से पार्क जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी, लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के इस माहौल से परेशान होकर एक दिन सुमन जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं। जीवन की सांस तो हो ही चुकी है और न जाने कब इस जीवन का अंत हो जाए। उससे पहले मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वे करना चाहती हूँ। बेटा बहू का मुंह छोड़कर वे एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने वाली बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो सुमन जी ने साफ कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तभी उनकी बहू बोली, हाँ, पंख तो लग गए हैं अब तो आप आज़ाद घूमेंगी। बदले में सुमन जी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूँगी। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती थी कि काम वाली बाई लगा सकें और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाएं। अब सुमन जी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी पा रही थी। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से इतना भी कष्ट न किया गया। अक्सर राजेश जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे और अक्सर पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर पर आते जाते रहते थे। अब सुमन जी खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। अलग रहने की बात सुमन जी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। इस बात से उसे बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन एक सुकून भी था कि उसकी मां अब अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन सुमन जी हैरानी में पड़ गईं जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को आया देखा। इससे पहले वे कुछ कह पाती तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, आपको कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आखिर आपके और राजेश जी के बीच में क्या चल रहा है? तभी सुमन जी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारी निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। बाकी की बची ज़िंदगी में हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात राजेश जी की, तो उन्होंने मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी बेटा बोला, माँ, आप इन लोगों को नहीं जानती। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर लूट ले जाते हैं। फिर सुमन जी बोली, बेटा, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं
और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे। तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट ले जाएगा। उसी समय राजेश जी दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। घर के अंदर आए और उन्हें देखते ही सुमन जी के बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया और जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे उसी समय राजेश जी ने कहा, बेटा, शर्म सुमन जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी के चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते हो। तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है। जैसे ही राजेश जी ने कहा तो सुमन जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वे रुकने वाले नहीं थे। वे बोले, पार्क में हर रोज़ सुबह शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास ही के सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में गलत संगतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती है। वे एक स्कूल खोलना चाहती है ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती है। हमारी एक एनजीओ से बात चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का परसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। मुझे तो हैरानी है कि अपनी माँ के लिए एक बहू बेटे की ये भी सोच हो सकती है। क्या तुम लोग अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे लगा सकते हो? सुमन जी के बेटे और बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप चले गए। फिर राजेश जी ने बोला, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। सुमन जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुईं और जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका ये स्कूल चर्चा का विषय बन गया। सुमन जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन अचानक सुमन जी के स्कूल के बाहर मीडिया आ गई और सुमन जी से सवाल करने लगी कि इस उम्र में आपने ये सब कैसे किया और क्यों किया। सुमन जी ने मीडिया वालों को बताया कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें मेरे सभी साथी बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग है और ये सब करने का मकसद अपना अकेलापन बांटना है और वो अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम तो पेड़ के सूखे हुए पत्ते हैं और जब कब झड़ जाए मालूम नहीं। जब तक पेड़ से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की दरकार तो हमें भी है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। तो तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ आने लगी। ये तालियां सुमन जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे और देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी में आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूँ। और कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सुनाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों का दिल से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।